अमर्त्य सेन को नोटिस भेजा गया है कि अपनी नागरिकता साबित कीजिए। 92 साल का बुजुर्ग जिसकी पैदाइश हुई भारत के पैदा होने से, यानी भारत के नए देश आजाद भारत बनने से भी पहले, उसको नोटिस भेजा गया है। तो सबसे ज्यादा जो है लखनऊ में 12 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं पूरे के पूरे परिवार इस वोटिंग लिस्ट से गायब हैं। ये भारत के नागरिकों के साथ, भारत के लोकतंत्र के साथ सिर्फ एक भद्दा मजाक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं की संख्या है 12 करोड़ 70 लाख। आज जो सूची जारी की गई है उसमें कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख वोट है। समझ सकते हैं कितना बड़ा मजाक हो रहा है उत्तर प्रदेश के साथ। अगर आपके जैसे व्यक्ति को इतनी दिक्कत हो रही है कि न सिर्फ कि आपके बल्कि आपके पूरे परिवार को तथाकथित रूप से इलेक्शन कमीशन ने गायब कर दिया, तो दूसरे लोगों की बात तो क्या कीजिए। कि वो नाम तो मैंने खुद वहां के बीएलओ से बात करके कटवाया कि भाई मैं अब शिफ्ट हो गया हूँ, 2 जगह मेरा नाम नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ से मेरा नाम काट दीजिए, जो कट गया। सवाल ये है कि जहां मैं शिफ्ट हुआ वहां पे तो नाम जुड़ना था, और जब उसकी प्रक्रिया की बात की तो नए बीएलओ का और ईआरओ का ये कहना था कि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है एसआईआर में कि आप अपना एड्रेस शिफ्ट कर सके। ये इस वक्त क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज नजर आ रही है? पहले भी तो होता रहा है ये रिवीजन जो अब हो रहा है, अब क्यों ऐसी दिक्कतें आ रही हैं? ऐसा लग रहा है कि देश में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से तो साल में 4 बार रिवीजन होता था, जिसको समरी रिवीजन बोलते थे। उस पर कभी किसी ने आपत्ति नहीं जताई। आपत्ति 2 वजहों से हो रही है। एक वजह से ये हो रही है कि आप पूरी की पूरी प्रक्रिया को इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने इसको नागरिकता से जोड़ दिया। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग पूरे देश की जनता की नागरिकता का जो जांच है वो क्यों करना चाहता है? नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस कार्यक्रम की शुरुआत एक चुटकुले के साथ करती हूं। अमर्त्य सेन का आपने नाम सुना होगा। अमर्त्य सेन यानी नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन, 92 साल के अमर्त्य सेन, जिनको माना जाता है कि भारत के ताज में एक तरह का कोहिनूर है, कोहिनूर हीरा है। वो इतना उन्होंने नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। लेकिन हमारा चुनाव आयोग उनकी इस बात से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है कि ये 92 साल का बुजुर्ग जिसकी पैदाइश हुई भारत के पैदा होने से, यानी भारत के नए देश आजाद भारत बनने से भी पहले, जिस व्यक्ति की पैदाइश हुई उसको नोटिस भेजा गया है। ये देखिए अपनी स्क्रीन पर ये नोटिस। अमर्त्य सेन को नोटिस भेजा गया है कि अपनी नागरिकता साबित कीजिए। इससे ज्यादा मैं आपको और क्या बताऊं। आज के दिन की ये पूरी एसआईआर की जो प्रक्रिया चुनाव आयोग ने शुरू की है, ये भारत के नागरिकों के साथ, भारत के लोकतंत्र के साथ सिर्फ एक भद्दा मजाक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारे पूरे देश को, हमारी पूरी नागरिकता को, वोटिंग के प्रोसेस को एक तरह से एक भद्दे मजाक में, एक जोक और एक चुटकुले में तब्दील कर दिया गया है। अब मैं आपको खबर ये बताती हूँ कि फिलहाल सबसे बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश है भारत में, और सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण ये राज्य उत्तर प्रदेश, यहाँ भी लिस्ट आ गई है, ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है। इसमें लगभग 3 करोड़ लोग, 2.89 करोड़ लोग, यानी मान लीजिए आप कि हर 5वां व्यक्ति, अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो कम से कम एक व्यक्ति का टिकट, यानी एक व्यक्ति का वोट तो कट गया है। कुछ परिवार ऐसे हैं पूरे के पूरे परिवार इस वोटिंग लिस्ट से गायब हैं। तो ये एक में से पांच में से एक व्यक्ति इस वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। ड्राफ्ट लिस्ट में 46 लाख लोगों को मृत बताया गया है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग शिफ्ट हो गए हैं और 25 लाख से ज्यादा लोग डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं। और इससे पहले 15.44 करोड़ वोटर थे, यानी करीब करीब 16 मान लेते हैं, और अब जो है करीब 12.5 करोड़ मतदाता बचे हैं। यानी बिल्कुल वही शक और शुबा जो मैंने आपको योगी आदित्यनाथ का बयान कुछ दिनों पहले सुनवाया था, उस पर एक कार्यक्रम किया था द वायर पर ही, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या ऐसी बात हो सकती है, क्या ऐसी चाल हो सकती है योगी आदित्यनाथ के ये कहने के पीछे। उन्होंने कहा था करीब करीब 4 करोड़ मतदाता उत्तर प्रदेश का जो गायब हो रहा है, और ये हमारा मतदाता है। तो मैं नहीं जानती ये किसका मतदाता है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये भारत का मतदाता है जिसको वोट करने का अधिकार है। अब आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा जो है लखनऊ में 12 लाख लोगों के नाम कट गए हैं, और इसके अलावा सबसे जो कम नाम कटे हैं वो ललितपुर नाम की जगह है, वहां 1 लाख से कम इस शहर में नाम काटे गए हैं। अब जो मैं अगली बात आपको बताना चाहती हूँ, दो नेता, दोनों विपक्ष के नेता, गुरदीप सिंह सपल और संजय सिंह। पहले हम संजय सिंह को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं गुरदीप सिंह सपल का ये ट्वीट आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। बेहद हैरान कर देने वाला है, परेशान कर देने वाला ये ट्वीट है कि कैसे एक इन्फ्लुएंशियल
पॉलिटिकल लीडर के पूरे परिवार को इस वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया। अब ज़ाहिर है उनके पास तो इतने रिसोर्सेज़ होंगे और वो इसको आगे अपना जो वोटर वोटर का एक हक है उसको एक्सरसाइज़ करना चाहते हैं और इसलिए कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी तो ऐसे ही परेशान हो जाएगा और वोटर्स लिस्ट में आपका नाम कटने से सीधे तौर पर आपकी नागरिकता को भी खतरा पहुंच रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाली आप वोट नहीं कर पाएंगे और यही सबसे ज्यादा डर ये आम और जो गरीब आदमी है उसके अंदर ये पैदा हो रहा है। मैं ये ट्वीट आपको पढ़वाती हूँ, उसके बाद संजय सिंह ने जो कहा है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगी। यहाँ गुरदीप सप्पल कह रहे हैं कि हमारे नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल थे, हमारे नाम पिछले चुनाव की वोटर लिस्ट में भी शामिल थे, माता पिता के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल थे। हमने चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार तमाम ज़रूरी दस्तावेज हमने जमा कर दिए। पासपोर्ट हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार, बैंक खाता, प्रॉपर्टी पेपर्स, 10वीं के सर्टिफिकेट्स। मैं तो स्वयं भारत के उपराष्ट्रपति के साथ और राज्यसभा सचिवालय में जॉइंट सेक्रेटरी भी था और साथ ही कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी सीडब्ल्यूसी का सदस्य हूं। यही नहीं, एसआईआर अन्य मुद्दों पर चुनाव आयोग में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा भी रहा हूं। ये बीएलओ ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे नाम लिस्ट से गायब हो गए हैं। और सिर्फ फर्क क्या है, वजह ये हुई कि उन्होंने साहिबाबाद से उन्होंने नोएडा विधानसभा में शिफ्ट कर लिया अपना घर और यहीं से पूरी आफत की ये शुरुआत हो गई कि एसआईआर में शिफ्ट हुए वोटर्स का नाम बरकरार रखने का कोई प्रावधान नहीं है। एक ही पल में हम गुरदीप सिंह सप्पल से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले संजय सिंह जो कह रहे हैं वो सुनिए। वो कह रहे हैं कि यूपी में एसआईआर की लिस्ट आ गई है, 18.7 वोटर कट गए हैं, फीसद वोटर कट गए हैं। चुनाव आयोग है तमाशा। और अगली बात बहुत ध्यान से सुनिए जो कह रहे हैं संजय सिंह, और मैं आपको उनका वीडियो भी सुनवाती हूँ। वो कह रहे हैं यूपी के ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों के लिए दिसंबर में लिस्ट जारी की थी। मतदाताओं की संख्या 12.70 करोड़ थी, यानी ग्रामीण मतदाताओं की, समझ रहे हैं आप। और अब जो ये लिस्ट जारी हुई है, ग्रामीण और शहरी दोनों मतदाता मिलाकर 12,55,00,000 है। सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का आंकड़ा सामने आ गया है और करीब करीब 2,90,00,000 वोट मतदाता सूची से काटे गए हैं। लेकिन यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, अचंभित करने वाली बात है और बहुत हैरान करने वाली बात है कि इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में वोट काटे गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव कराता है, बीडीसी के, जिला पंचायत सदस्य के और ग्राम प्रधानों के चुनाव जो कराता है, उसने एक सूची तैयार की जिसमें कहा कि उत्तर प्रदेश में 12,70,00,000 वोट है। ध्यान से सुनिएगा, वो लिस्ट इसी साल में तैयार हुई है, दिसंबर के महीने में जारी हुई है और उस लिस्ट में राज्य निर्वाचन आयोग ने, यानी कि जो ग्रामीण चुनाव कराए जाते हैं जिला पंचायत प्रधान और बीडीसी के, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं की संख्या है 12,70,00,000। अब एसआईआर कराया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर। चुनाव आयोग के जो मुखिया हैं ज्ञानेश कुमार, जिनको मैं ज्ञानेश कुमार कहता हूं, उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में, और वो जो एसआईआर कराया गया पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें शहरी और ग्रामीण दोनों मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कराया गया। और उसके बाद आज जो सूची जारी की गई है उसमें कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 12,55,00,000 वोट हैं। समझ सकते हैं कितना बड़ा मजाक हो रहा है उत्तर प्रदेश के साथ। दिसंबर में ही राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण मतदाताओं की सूची जारी की, उसमें कहा 12,70,00,000 वोट हैं। और 6 जनवरी को ग्रामीण और शहरी दोनों मतदाताओं की सूची एसआईआर के बाद जारी कराई मोदी जी के भक्त ज्ञानेश कुमार जी ने और योगी जी ने, जो मिलकर एसआईआर चलवाया था। उसमें अब वो कह रहे हैं कि 12,55,00,000 वोट हैं। करीब करीब 4 करोड़ शहरी मतदाता कहां चले गए? जानते हैं ये क्या हुआ है? बीएलओस को, अधिकारियों को दबाव बनाया गया और कहा गया भारी संख्या में कि इन लोगों के वोट काट दो। अब आप जानते हैं किसको टारगेट किया गया होगा? यादव को, मुसलमान को, पिछड़ा को, दलित को, कि भाई इनके वोट काट दो। और मैंने आपको गुरदीप सप्पल जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और साथ ही परमानेंट इनवाइटी हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, खड़गे जी के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं,
गुरदीप जी, मैंने दर्शकों को आपका ट्वीट ये पढ़ के सुनाया। इस ट्वीट को काफ़ी ट्रैक्शन इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मुझे हैरानी ये हुई कि एक बड़ा नेता, एक ताकतवर व्यक्ति जिसके पास मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होगा सरकारी जो आपके पास नहीं होगा। अगर आपके जैसे व्यक्ति को इतनी दिक्कत हो रही है कि न सिर्फ़ कि आपके बल्कि आपके पूरे परिवार को तथाकथित रूप से इलेक्शन कमीशन ने गायब कर दिया, तो दूसरे लोगों की बात तो क्या की जाए? मुझे थोड़ा अपना तजुर्बा ये बताइए कि आखिर इस ट्वीट के अलावा और क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, जो दिक्कतें आपको आईं और अभी आ रही हैं? शुक्रिया अर्फा जी। दरअसल मामला मेरा नहीं है। आज जो चुनाव आयोग ने डेटा दिया, देश भर में करीब 4 करोड़ 64 लाख लोग ऐसे अभी तक हो गए हैं, जो चुनाव आयोग के अपने आंकड़े के अनुसार जिन्होंने अपना घर शिफ्ट किया। अब आज तक आप देखिए कि अगर आप अपना घर शिफ्ट करते हैं, तो आपको अपना पता चाहे आधार में बदलना हो, आप ऑनलाइन जाते हैं, अपना एड्रेस बदल देते हैं। आपको यहाँ तक कि अगर बैंक खाते में बदलना हो, इनकम टैक्स में बदलना हो, सबके लिए ऑनलाइन सिस्टम आज है। लेकिन चुनाव आयोग ने ना जाने क्यों ऐसे लोगों के लिए जिनकी संख्या 4 करोड़ 64 लाख है अभी तक, और अभी बाकी देश में और होना है एसआईआर, उनके लिए एक सिस्टम क्रिएट कर दिया कि पुरानी जगह से तो आपका नाम कट जाएगा और नई जगह में आपका नाम इंक्लूड नहीं होगा। आपको नए सिरे से नया वोटर बनना पड़ेगा और नया वोटर बनने में दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है, अब अगर आप फिर से कल की अगर आप बात करें हम, कल 1 करोड़ कुछ लाख लोगों का 1 करोड़ 40 लाख शायद बोला है चुनाव आयोग ने, यूपी में लोगों को नोटिस गए हैं क्योंकि उनकी मैपिंग नहीं हुई। मतलब उनके अभी के दावे को 2003 के दावे के साथ मैच नहीं कर पाए। इसलिए अब उनको नोटिस जा रहा है 1 करोड़ 40 लाख लोगों को। भविष्य के अंदर क्या गारंटी है कि अगर मैं नया वोटर के रूप में रजिस्टर हो जाऊँगा, तो मेरे पुराने रिकॉर्ड जो डिलीट हो जाएँगे, उसकी मैपिंग को फिर माँगा जाएगा। फिर दोबारा कोई एसआईआर होगा। यानी कि ये पूरी ज़ ताउम्र आपने एक क्राइसिस क्रिएट कर दिया कि हर बार जाकर मुझे अपने को साबित करना पड़ेगा कि नहीं, मैं नागरिक भी हूँ और मैं 1990 से वोटर भी हूँ। ये बात बार-बार मुझे क्यों साबित करनी चाहिए? ये पहली बात है। और दूसरी बात इसमें एक और है अर्पा जी, कि चुनाव आयोग ने कल मेरे ट्वीट पे जवाब दिया कि आप जाइए फॉर्म 6 भर दीजिए, हो जाएगा। फॉर्म 6 का जब मैंने खोला, मैं गुरदीप जी, मैं वो जवाब पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको बाकायदा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जवाब दिया है। आपको इसलिए जवाब दिया है क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, आपकी एक सोशल मीडिया की प्रेज़ेंस है और मैं बार-बार आपके खिलाफ आम आदमी को और आपके खिलाफ एक गरीब आदमी को इसलिए बार-बार पेश करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो हम अंदाज़ा लगाएँ कि गाँव देहात में वो लोग जो इंटरनेट पे नहीं हैं, जिनको पढ़ना-लिखना भी नहीं आता, वो किस तरह से इस प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा, गुरदीप जी धन्यवाद, और आपने अपनी पोस्ट में आपके अपने परिवार के सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट से कटने का कारण सही बताया है। ये ऑडेसिटी देखिए आप, कि आप गाजियाबाद से नोएडा शिफ्ट कर गए, बीएलओ ने अपना कार्य सही ढंग से किया है। तो जो आपका नाम गाजियाबाद जिले की वोटर लिस्ट से काट दिया, आपको आपके परिवार के सदस्यों को नोएडा जिले की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने हेतु 6 नंबर 6 फॉर्म भरना चाहिए। जिस प्रकार आप फॉर्म 6 भर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपकी जैसी स्थिति में रहने वाले बाकी लोग भी फॉर्म 6 भर सकते हैं, उन्हें भरना चाहिए। अपनी बात कहिए। देखिए इसमें जो चुनाव आयोग ने जवाब दिया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि आपका पुरानी जगह से नाम कट गया और बीएलओ ने ठीक काम किया। इस पे तो आपत्ति नहीं की क्योंकि वो नाम तो मैंने खुद वहाँ के बीएलओ से बात करके कटवाया कि भई मैं अब शिफ्ट हो गया हूँ, 2 जगह मेरा नाम नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ से मेरा नाम काट दीजिए जो कट गया। सवाल ये है कि जहाँ मैं शिफ्ट हुआ, वहाँ पे तो नाम जुड़ना था। और जब उसकी प्रक्रिया की बात की, तो नए बीएलओ का और ईएलओ ईआरओ का ये कहना था कि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है एसआईआर में कि आप अपना एड्रेस शिफ्ट कर सकें। कोई फॉर्म ही नहीं था। मैंने कोशिश की, मैंने जो एग्जिस्टिंग फॉर्म था, जो बाकी सबके लिए यूज़ हो रहा था, उसको डाउनलोड करके, उसको भर के, तमाम डॉक्यूमेंट के साथ फिर भी जमा करा दिया, लेकिन उसको चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट नहीं किया, नाम हटा दिया, क्योंकि शिफ्ट करने वाले वोटर का नई जगह पे नाम दाखिल करने का वो प्रावधान ही रखना भूल गए हैं, या क्यों नहीं रखा ये समझ में नहीं आया। अगर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ना भी जाएँ, तो 4 करोड़ 64 लाख लोगों के साथ आपने ये काम किया है। अब सवाल ये है कितने लोगों को ये मालूम होगा फॉर्म 6 भरना है? फिर फॉर्म 6 के अंदर आज जब मैंने डाउनलोड किया,
और मैंने उसको पढ़ा, तो मुझे 2 चीज़ें बहुत खटकी। उसमें मेरे से एक एफिडेविट के रूप में अंडरटेकिंग माँगी जा रही है, कि मैं लिखकर दूँ कि मैंने आज से पहले कभी भी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन नहीं दी। ये मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं तो 35 साल से वोटर हूँ लगभग। हुँ। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस एफिडेविट में अगर आपने कोई गलत चीज दावा किया है, तो आपको जो इलेक्शन के रूल्स हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके तहत 1 साल तक की सजा हो सकती है। यानी आप 4.5 करोड़ लोगों से ये कह रहे हैं कि आप गलत एफिडेविट दीजिए, और उसी में आप उनको धमका भी रहे हैं कि आपको जेल हो सकती है। ये ये चीज गलती है। सवाल ये है कि जो एक प्रक्रिया आज तक थी चुनाव आयोग की, कि अगर कोई व्यक्ति घर शिफ्ट करता था, वो एक फॉर्म 8 भरता था, चुनाव आयोग एक्सेप्ट करता था उसकी वेरिफिकेशन के बाद। वो आपने एसआईआर में क्यों बंद कर दिया? मेरा सिंपल सा चुनाव आयोग से ये सवाल है कि जी। जो सिस्टम चला आ रहा था सालों से, आपने उसको बंद करके करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज आपने कंफ्यूजन की स्थिति में डाल दिया है। गुरदीप जी, एक बात जो मुझे समझ में नहीं आती, आप एक तजुर्बेकार नेता हैं और एक सिटीज़न हैं, बहुत ही अवेयर सिटीज़न हैं। मुझे ये बताइए फ़िलहाल कि चुनाव आयोग तो ये जो वोटर्स लिस्ट का रिविज़न है, ये तो करता आ रहा है, तब से करता आ रहा है जब से भारत देश में लोगों को वोट करने का अधिकार मिला। चुनाव आयोग के रूल्स रेगुलेशंस में फ़र्क नहीं हुआ है। इनके हज़ारों, लाखों जो बीएलओज़ हैं, जो बाकी इलेक्शन ऑफ़िसर्स हैं और चुनाव आयुक्त हैं, इनके काम करने की प्रणाली और इन लोगों में भी तब्दीली नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार के बदलते ही पूरा चुनाव आयोग बदल गया। एक मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए तो हम कह सकते हैं कि उनकी वफ़ादारी इधर से उधर हो गई है, जो भी कुछ हम आरोप लगाना चाहें, लेकिन पूरी मशीनरी ये इस वक़्त क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रही है? पहले भी तो होता रहा है ये रिविज़न जो अब हो रहा है, अब क्यों ऐसी दिक्कतें आ रही हैं? ऐसा लग रहा है कि देश में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं? जी, बिल्कुल ठीक कहा। इनफैक्ट पिछले कुछ समय से तो साल में 4 बार रिवीजन होता था, जिसको समरी रिवीजन बोलते थे। उसपे कभी किसी ने आपत्ति नहीं जताई। आपत्ति 2 वजहों से हो रही है। एक वजह से ये हो रही है कि आप पूरी की पूरी प्रक्रिया को इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं? आप इसी प्रक्रिया को 6 महीने लगा के करते, एक स्टेट के लिए, तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी थी। दूसरी बात, आपने इसको नागरिकता से जोड़ दिया। चुनाव आयोग ने अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, उसमें जो एफिडेविट दिया है, उसमें उन्होंने बाकायदा बोला है कि वो नागरिकता की जांच करने का अधिकार उनको है। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग पूरे देश की जनता की नागरिकता का जो जांच है वो क्यों करना चाहता है? और उसका संवैधानिक ना तो ये अधिकार है, ना ही उसको ना तो ये अधिक कहता जी। है हुँ, कि कानून ये कहता है कि केवल भारत के नागरिक को वोट का अधिकार होना चाहिए। हुँ, अब इससे तो किसी को कोई आपत्ति हो नहीं सकती। सवाल ये होता है कि आपने देश के सभी नागरिकों को ये मान लिया कि वो अपराधी हैं और नागरिकता सिद्ध करने की जिम्मेदारी उनको दे दी। हुँ, जबकि पूरी दुनिया के अंदर एक बेसिक बात मानी जाती है कि कोई किसी व्यक्ति कोई देश में रह रहा है, वो वहां का डीम्ड नागरिक होता है, और अगर वो नागरिक नहीं है तो ये साबित सरकार को करना पड़ता है कि हुँ, एक्स वाई जेड व्यक्ति नागरिक नहीं है। और उसके लिए होम मिनिस्ट्री की एक प्रक्रिया है। उसमें अगर आपको ये हो जाए कि आप नागरिक नहीं हो, तो फिर आप अपील कैसे करें, इसकी भी एक प्रक्रिया है। लेकिन चुनाव आयोग ने सबको किनारे रख दिया। वो एन मास पूरे देश की नागरिकता जांच करना चाहते हैं। अब आप हुँ, ये देखिए, अभी का छोड़ दीजिए, आपने चूंकि इतिहास की बात उठाई। 1950 में चुनाव आयोग ने काम करना शुरू किया। 51 52 में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए। 51 में शुरू हुए, 52 में खत्म हुए। उस वक्त इस देश के अंदर 90% लोग निरक्षर थे, इलिटरेट थे। 88 से 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। इस पूरी जनता ने जीवन में कभी भी वोट नहीं दिया था। एक बहुत छोटे वर्ग ने वोट दिया था, जो ग्रेजुएट और जमीन के मालिक थे, उन लोगों ने दिया था 36 के अंदर वोट, ठीक है? और 45। लेकिन 99% जनता ने जीवन में कभी वोट नाम की चीज़ ही नहीं सुनी थी। हुँ, उस वक़्त 2 करोड़ लोग पार्टीशन के बाद भारत में आए, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान से। उस वक़्त 1 तिहाई जो देश था, वो प्रिंसली स्टेट्स के अंडर में था। बिल्कुल। वहीं से कहीं-कहीं इंटीग्रेशन शुरू हो गया था, कहीं-कहीं पूरा हुआ, कहीं प्रक्रिया चल रही थी। उस वक़्त अगर चुनाव आयोग ये ज़िद पकड़ता कि मुझे हर वोटर की नागरिकता की जाँच करनी है, तो क्या इस देश में पहला लोकसभा का चुनाव हो पाता? हुँ, क्या इस देश में लोकसभा का चुनाव हो पाने के साथ-साथ क्या लोकतंत्र किक स्टार्ट हो पाता? बिल्कुल। इसीलिए चुनाव आयोग का काम
ये जरूर है कि केवल नागरिक लोगों को वोट का अधिकार मिले, उसके लिए सिंपल सा शुरू से एक सिस्टम आया कि जब भी कोई नया आदमी वोटर बनता था, वो दस्तावेज जमा करता था। चुनाव हम्म। आयोग के लोग उसको देख लेते थे, ठीक है नहीं है, और उसको कर देते थे। लेकिन पूरे देश को एक साथ अब जांचने का जो वो दावा कर रहा है, और इसमें सीधी सी आज चुनाव आयोग ने दबाव के बाद सुप्रीम कोर्ट में बोला, ये बोला है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को नागरिकता से बेदखल किया जाए, ये केवल वोटिंग की पर्पज से हम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इस देश में जो माहौल है, एक बार जिसकी नागरिकता के ऊपर क्वेश्चन उठेगा, तो कल दूसरी एजेंसी, तीसरी एजेंसी उसको टेकअप करके कटघरे में नहीं खड़ेगी, इसकी खड़ा क्या करेगी, गारंटी इस है? बात की क्या गारंटी है? बिल्कुल ठीक गुरदीप जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और ये पूरा एक तरह से एक बना-बनाया मैं कहती हूँ कि एक मैन मेड क्राइसिस भारत को जो ऑलरेडी पहले से ही इतनी तमाम तरह के संकटों से जूझ रहा है, एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज को जिसको चुनाव आयोग को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चुनावी प्रक्रिया में बढ़ के हिस्सा ले सकें। ऐसा लगता है कि आम जनता के लिए एक चुनौती तैयार कर दी गई है कि हम तो आपके लिए असंभव बना रहे हैं, अगर फिर भी आप इस परीक्षा में पास हो गए, तो फिर आप वोट दे पाएँगे। इस तरह की एक बात हो रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आरफा जी, थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।